हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिस पर आपको डेडिकेटेड वीडियो जो है वो मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिनको हम सिंगल वीडियो में भी कवर करेंगे और कुछ को हमको सेपरेट लेक्चर्स में भी डिस्कस करना है। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ सेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक जनरल ओवरव्यू हम देखें आज के इस लेक्चर में, तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रोडक्शन जो होता है वो क्या करना चाहिए, कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए और किसके लिए प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ऐसी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। तो ये हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम टाइप ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, इनकम के बेसिस पे, ट्रेड के बेसिस पे और आइडियोलॉजी के बेसिस पे। इसके अलावा इकोनॉमी में हमको दो तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। एंड लास्ट में टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स को देखेंगे, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, इनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं आपको हर एक सेक्शन जो कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने पर हमको किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अच्छे से फोकस होकर हर एक सेक्शन को हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में अंतर क्या होता है। देखिए, इकोनॉमी जो होती है इसका मतलब होता है कि एक कोई अगर जोग्राफिकल एरिया है उसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड और बहुत सारी प्रकार की इकोनॉमी एक्टिविटी जो है वो की जाती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक कोई जोग्राफिकल एरिया है उसके अंतर्गत जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही हैं उसकी स्टडी और एनालिसिस करना ही उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमी, और उसकी स्टडी और एनालिसिस को ही क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अंतर क्लियर हो गया आपको। आगे बात करते हैं किसी कंट्री की इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करने को देखने को मिलती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है कुछ, वो क्या होती है उनको हम डिस्कस करते हैं। कोई भी एक जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, उन लोगों की अनलिमिटेड डिज़ायर्स होती है लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड ही होते हैं। ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है और इसको हमको समझना पड़ेगा। कोई भी कंट्री है उसमें बहुत सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं, जैसे कि कंज्यूमर के लिए क्या प्रोड्यूस करें, इसका कैसे प्रोडक्शन करें या फिर किसके लिए प्रोड्यूस करें। ऐसी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमको आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन हम करें। तो इसमें प्रोडक्शन करने वाले प्रोडक्ट को चूज करना होता है। सेकेंड प्रॉब्लम ये आती है किसी भी कंट्री के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अंदर, हाउ टू प्रोडक्शन, कैसे उसका उत्पादन करें। तो इसमें प्रोडक्शन करने वाली टेक्निक को चॉइस किया जाता है। इसमें 2 टेक्निक्स होती है बेसिकली, एक होती है लेबर प्राइम टेक्निक और दूसरी होती है कैपिटल प्राइम टेक्निक। देखिए, लेबर प्राइम टेक्निक जो होती है ना, ये मुख्य रूप से मैनुअल लेबर का इसमें उपयोग किया जाता है। मशीन्स का यहाँ पर उपयोग जो है वो कम देखने को मिलता है। ये टेक्निक जो होती है उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है जहाँ पर मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करना संभव नहीं हो पाता है। भारत में देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वहाँ पर अधिकांश कार्य जो होता है, वर्क जो होता है वो मैनुअल लेबर के द्वारा किया जाता है। जैसे कि पैडी प्लांटिंग, क्रॉप हार्वेस्टिंग, फसल को काटना, अन्य बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी है जो कि किस पर डिपेंड होती है, मैनुअल लेबर पर डिपेंड होती है। आजकल धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है और बहुत सारी मशीनरी का यूज़ भी एग्रीकल्चर के अंदर होने लगा है, पर फिर भी फसल के अंदर कोई कीट तो नहीं लग गया है, कोई बीमारी तो नहीं लग गई है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये मैनुअल लेबर के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मैनुअल लेबर का यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें किसान जो होते हैं वो खेतों में मेहनत करते हैं और मशीन्स का उपयोग जो है वो कम होता है यहाँ पर, किसमें, लेबर प्राइम टेक्निक के अंदर। वहीं अगर हम कैपिटल प्राइम टेक्निक की बात करें तो कैपिटल प्राइम टेक्निक में प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादातर मशीन्स और इक्विपमेंट का यूज़ होता है और मैनुअल लेबर का उपयोग जो है यहाँ पर कम देखने को मिलता है। ये टेक्निक जो होती है उन देशों और इंडस्ट्रीज़ में अधिक प्रचलित होती हैं जहाँ पर लेबर की लागत अधिक होती है या फिर जहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी जो है और प्रिसीजन की आवश्यकता जो होती है वो ज़रूरी होती है। ये टेक्निक जो होती हैं उन देशों और इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है जहाँ पर लेबर की लागत जो होती है वो अधिक होती है, जहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी और प्रिसीजन की आवश्यकता ज़रूरी होती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर वहाँ पर ऑटोमेटेड रोबोटिक आर्म्स और मशीन्स का उपयोग किया जाता है, जो कि व्हीकल के अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करने
उनको पेंट करने, उनको असेंबल करने में, उन सब में मदद करते हैं। इससे प्रोडक्शन की स्पीड भी बढ़ती है और प्रिसिशन दोनों में हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो समझ में आया आपको लेबर प्राइम टेक्निक और कैपिटल प्राइम टेक्निक क्या होती हैं। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम थी कि कैसे उस प्रोडक्ट का उत्पादन करें, जिसमें दो टेक्निक हमने डिस्कस करी। पहली टेक्निक लेबर प्राइम टेक्निक, इस टेक्निक में लेबर ज़्यादा होंगे और कैपिटल कम लगेगा। दूसरी आती है कैपिटल प्राइम टेक्निक, जिसमें लेबर कम होंगे पर कैपिटल जो है वो ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हम मशीनरी का यूज़ ज़्यादा करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। तो इसमें जो कंज्यूमर होते हैं उनकी कैटेगरी को चूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर हमको ये 3 तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। ये क्लियर हुआ आपको? आगे देखिए, अब इकोनॉमी के टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमी के टाइप को हम समझें तो 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। इनकम के आधार पर, व्यापार के आधार पर और विचारधारा के आधार पर। इस तरीके से इकोनॉमी को हम 3 टाइप से पढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इनकम के बेसिस पर कंट्री को कैसे डिवाइड किया गया है। दूसरा टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड में हम ट्रेड के बेसिस पर हम ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी देखने वाले हैं। ट्रेड के टाइम पर हम पढ़ेंगे कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, डंपिंग क्या होता है। ये वो टर्म्स होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। वहीं तीसरे टाइप की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी की, जिसमें आइडियोलॉजी के बेसिस पर हम 3 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी को। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टाइप की इकोनॉमी को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम की। आय के आधार पर इकोनॉमी को किस तरीके से समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो होती है उसके बेसिस पर इनकम को डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमने पर कैपिटा इनकम की बात करी तो इसको हम समझ सकते हैं, मतलब एक साल में किसी भी कंट्री के सभी पर्सन की जो एवरेज इनकम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। कोई कंट्री है, मान लो कि उस कंट्री के अंदर 1 लाख लोग रह रहे हैं। ठीक है, उन 1 लाख लोगों की जो एवरेज इनकम आ रही है वो आ रही है 20,000। तो उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई, 20,000 हो गई। क्लियर हो गया? पर कैपिटा इनकम अगर निकालना है तो उसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? जो भी नेशनल इनकम होती है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से। इनकम के बेसिस पर इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन जो है ये कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। अब देखिए, उच्च आय वाले देश होते हैं, उच्च मध्यम आय वाले देश होते हैं, कम मध्यम आय वाले देश होते हैं और सबसे न्यूनतम मतलब कम आय वाले देश जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इनकी भी इनकम डिस्कस कर लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम इनमें कितनी होती है। उच्च आय वाले देश में मोर देन $13,000 के ऊपर हमको पर कैपिटा इनकम जो है वो देखने को मिलती है। मतलब उच्च आय वाले देश के अंतर्गत वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों की पर कैपिटा इनकम जो होती है वो होती है लगभग $13,000 से ज़्यादा। वहीं उच्च मध्यम आय वाले देश जो होते हैं उनमें रहने वाले लोगों की जो इनकम होती है, आय होती हैं, वो लगभग $4,000 से लेकर $13,000 के बीच में होती हैं। कम मध्यम आय वाले देश के अंदर रहने वाले लोगों की जो इनकम होती हैं वो होती हैं लगभग $1,000 से लेकर $4,255 के बीच में। और भारत जो है, देखिए, वो इसी कैटेगरी में आता है, कम मध्यम आय वाला देश। भारत की जो एवरेज आय होती है, पर कैपिटा इनकम है भारत के अंदर, वो है $2,200 के लगभग। भारत एक कम मध्यम आय वाला देश है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये चीज़, तो दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। $2,200 को अगर हम रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 1,80,000 के आसपास होता है। तो भारत में रहने वाले लोग जो हैं सालाना 1,80,000 रुपये जो है वो कमाते हैं। अगर एवरेज मंथली इनकम देखें हम तो लगभग 15,000 के आसपास हमको देखने को मिलती है। समझ में आया आपको? तो ये पहला टाइप हमने डिस्कस किया। चौथा आता है न्यून या फिर कम आय वाले देश, जहाँ पर रहने वाले लोगों की इनकम होती है लेस देन $1,086, मतलब लगभग $1,000 से नीचे। क्लियर हुआ? तो ये हमने इकोनॉमी का एक टाइप डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। ट्रेड के बेसिस पर हम देखिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गई ओपन इकोनॉमी और दूसरी हो गई क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब एक होगी खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। अब खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ये होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, ओपन इकोनॉमी में वो देश आते हैं जिनमें इंटरनेशनल ट्रेड करने पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध जो है वो नहीं होता है और इसके साथ साथ इन देशों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की पूरी अनुमति होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा कि हम समझ सकते हैं इसको,
कंट्री से सामान को बाहर भेजना दूसरी कंट्री में, ये हो गया एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से सामान जो है वो अपनी कंट्री में लेकर आना, ये हो गया इंपोर्ट। तो आयात निर्यात ये तो आपको क्लियर ही होगा। तो इन देशों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात करने की पूरी अनुमति होती है। इसके साथ साथ इसमें वो देश आते हैं जिनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है उसकी अनुमति भी होती है। मतलब मान लो कि कोई कंट्री है, उस कंट्री के अंदर दूसरे किसी देश की कोई कंपनी है, वो आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ आपको? जिस देश में कोई भी विदेशी कंपनी आकर अपने पैसे निवेश करती हैं, अपनी कंपनी ओपन कर सकती हैं, उसी को बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 ही पॉइंट है जिनको हमको दिमाग में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ देश की बात कर लें जहाँ पर ओपन इकोनॉमी हमको देखने को मिलती है, तो वो है यूएसए, रशिया, इंडिया, ब्रिटेन। इन देशों में ओपन इकोनॉमी जो है वो देखने को मिलती है। अब क्लोज इकोनॉमी की बात करें तो इसके जस्ट विपरीत, इसमें वो देश आते हैं जिनमें इंटरनेशनल ट्रेड करने पर प्रतिबंध होता है। मतलब जो दूसरे देशों के साथ किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करते हैं, जिन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की अनुमति भी नहीं होती है। इसके साथ साथ इसमें वो देश भी आते हैं जिनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति भी नहीं होती है। मतलब इस देश में विदेश की कोई भी कंपनी जो है वो निवेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 पॉइंट इसमें हमको दिमाग में रखना है। क्लोज इकोनॉमी की एग्जांपल वाली कंट्री की बात करें तो उसमें आती है जैसे कि नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है जहाँ पर क्लोज इकोनॉमी जो है हमको देखने को मिलती है। वहाँ पर बहुत सीमित विदेशी व्यापार होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही देखिए वहाँ पर लिमिटेड होता है। नॉर्थ कोरिया जो है अधिकतर अपने जो संसाधन है उसी पर निर्भर रहता है। तो ये क्लियर हुआ आपको? 3 पॉइंट हमने डिस्कस करें ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी के अंतर्गत। जल्दी से एक बार और रिवीजन करा देता हूँ आपका मैं। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी में क्या अंतर होता है? ओपन इकोनॉमी में जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उस पर प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि क्लोज इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड पर प्रतिबंध होता है। ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अनुमति होती है, वहीं क्लोज इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अनुमति नहीं होती है। ओपन इकोनॉमी में विदेशी निवेश मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की देश में अनुमति होती है। बाहर की कंपनी जो है वो आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, पैसे को निवेश कर सकती हैं, अपनी कंपनी ओपन कर सकती हैं। वहीं क्लोज इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की देश में अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली अंतर था इसमें। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ट्रेड के बेसिस पर बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जिनको हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। फिर बात करें कि प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, डंपिंग क्या होता है, तो इनको भी हम समझते हैं। देखिए निर्यात या फिर एक्सपोर्ट क्या होता है? अगर कोई भी कंट्री वर्ल्ड की अदर कंट्री को अपना प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस जो होती है वो सेल करती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट क्या होगा? इंपोर्ट में अगर कोई भी कंट्री वर्ल्ड की अदर कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को परचेस करती हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं? इंपोर्ट मतलब आयात कहते हैं। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? किसी भी कंट्री के अंदर जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं उनसे जो कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है उनको प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है? प्रोटेक्शनिज्म कहलाता है। और ये क्लोज इकोनॉमी का एग्जाम्पल होता है प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, इसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, वैश्वीकरण की बात करें, तो जब कोई कंट्री वर्ल्ड की अदर कंट्री के साथ प्रोडक्ट, सर्विसेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांजैक्शन या फिर लेन देन करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ये एक ओपन इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। भारत में जो ग्लोबलाइजेशन आया था वो किसके समय आया था? पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में देखने को मिला था। 1992 के बाद में ही भारत में ग्लोबलाइजेशन आया था। इससे पहले भारत जो है किसी भी अदर कंट्री के साथ में प्रोडक्ट, सर्विसेज, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं करता था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए हम आखिरी टर्म और डिस्कस करते हैं डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? देखिए डंपिंग का मतलब होता है कि जब कोई देश अपने माल मतलब जो भी उसका प्रोडक्ट है उसको दूसरे देश में बहुत ही कम कीमत पर बेचना स्टार्ट कर देता है ताकि वहाँ के बाज़ार में वो अपनी पकड़ अच्छे से बना सके और दूसरे जो भी वहाँ पर सेलर होते हैं, विक्रेता होते हैं, उनको बाजार से वो बाहर कर सके। इसी को क्या बोलते हैं? डंपिंग बोलते हैं। भारत में भी आपको देखिए अक्सर ये डंपिंग वाला जो चीज़ है ना ये देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि होली के टाइम पर या फिर अलग अलग फेस्टिवल में चाइना के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इंडिया में सेल होते हैं, तो वो क्या करते हैं? बहुत ही कम लागत पे वहाँ से बनाते हैं और इंडिया में अगर उसको हम बनाने जाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। तो वो चाइना जो है वो क्या करता है? कम कीमत पर भारत में वो सेल करता है। तो इस तरीके से इंडियन मार्केट में भी हमको डंपिंग जो है वो देखने को मिलती है। अब इससे बचने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी देखिए बहुत सारे उपाय कर रखे हैं, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगा रखी है।
जिससे कि जो डंप किए गए माल होता है, प्रोडक्ट होता है, उस पर एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज लगाया जाता है, ताकि जो बहुत सारे विदेशी उत्पाद होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उनके बराबर हो जाए, और जो स्थानीय निर्माता होते हैं, प्रोडक्शन करने वाले लोग होते हैं, उनको एक उचित दाम जो है वो मिल पाए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी एंटी डंपिंग ड्यूटी से भारत में डंपिंग को रोकने का प्रयास करती है। इसके बाद हम इकोनॉमी का तीसरा टाइप डिस्कस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के बेसिस पर हम इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होती है ये, इनको भी हम समझते हैं। देखिए, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, ये ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप जो है वो देखने को मिलती है। इसमें रिसोर्सेज पर भी प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो होता है वो नहीं होता है। इसमें राज्य की किसी भी तरीके से कोई भी भागीदारी जो है वो नहीं देखने को मिलती है। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं। इसका मेन पर्पस मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाना होता है। इसका मेन फोकस जो होता है वो ग्राहक के सेटिस्फेक्शन पर होता है। इसमें हाई कंपटीशन और हाई ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिलती है। इसमें प्राइस का असेसमेंट मार्केट पावर मतलब डिमांड एंड सप्लाई पर देखने को मिलता है। मार्केट इकोनॉमी वाली अगर कंट्री की बात करें तो उसमें आती है यूएसए, जापान, जर्मनी, यूरोप, ये सब कंट्री आती है मार्केट इकोनॉमी वाली, मतलब जहाँ पर मार्केट इकोनॉमी जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसमें पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप जो है वो देखने को मिलती है और रिसोर्सेज पर भी पब्लिक एरिया का कंट्रोल होता है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। इसमें स्टेट जो होता है वो हर तरीके से पार्टिसिपेशन जो है वो करता है। इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी का राइट्स नहीं होता है। मेन पर्पस सोशल वेलफेयर पर होता है। इसका मेन फोकस जो होता है वो इकोनॉमी प्लानिंग पर कॉन्सेंट्रेट होता है। इसमें प्राइस का असेसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इस तरीके की इकोनॉमी में लो कंपटीशन और लो ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिलती है। प्लान्ड इकोनॉमी वाली कंट्री की बात करें तो कौन सी थी, यूएसएसआर थी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1922 से लेकर 1991 तक वहाँ पर प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो देखने को मिली थी। इसके बाद आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एरिया की ओनरशिप हमको देखने को मिलती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और भारत के अंदर हमको मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वही देखने को मिलती है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारत जो है वो किस तरीके की इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये क्लियर हो गया आपको। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आइडियोलॉजी के बेसिस पर बहुत से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बहुत कुछ कहा है। जैसे कि एडम स्मिथ जो थे, उन्होंने कैपिटलाइज आइडियोलॉजी का समर्थन किया था, पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन किया था। इसके अलावा कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का समर्थन किया था। तो एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि इनमें से किसने कैपिटलाइज आइडियोलॉजी या फिर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का समर्थन किया था। तो पूंजीवादी विचारधारा मतलब कैपिटलाइज आइडियोलॉजी का समर्थन किया था एडम स्मिथ ने। वहीं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया था कार्ल मार्क्स ने। और इनकी एक पुस्तक भी थी दास कैपिटल, जिसे समाजवाद का बाइबल भी कहा जाता है। इसके अलावा कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। इसमें अर्थ का मतलब होता है धन या संपत्ति और शास्त्र का मतलब होता है लेख या फिर टेक्स्ट। ये बुक जो है इनकी वो राजनीतिक आयाम और राजनीतिक पहलुओं से संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको दिमाग में रखना है आपको। आगे देखिए, इकोनॉमी के अंदर हमको 2 तरीके की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है। एक हो गया इकोनॉमी एक्टिविटी और दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है, बहुत ही छोटा सा है, जल्दी से कवर करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, कोई भी व्यक्ति धन या फिर संपत्ति से रिलेटेड एक्टिविटी को करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर, लेबर, बिजनेसमैन, सर्विस प्रोवाइडर, ये सभी आते हैं। वहीं अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति धन या संपत्ति से रिलेटेड एक्टिविटी को नहीं करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैर आर्थिक क्रिया या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसके अंतर्गत सोशल वर्क होता है, कल्चर वर्क होता है, रिलीजियस वर्क होता है, हॉबी होता है, फैमिली वर्क होता है, ये सभी इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इस लेक्चर का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो कंप्लीट होता है। अब जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस पे काफ़ी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया लगेगा। देखिए, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समाजवादी विचारधारा से संबंधित है? विच टर्म इज रिलेटेड टू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी? तो दास कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है।
इसको समाजवाद का बाइबल भी कहा जाता है। तो समाजवादी विचारधारा से संबंधित है दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया है? तो किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। अगर आपसे ऐसा पूछ लेते कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किसने किया था, तो वो किया था एडम स्मिथ ने। ठीक है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का समर्थन किया था एडम स्मिथ ने। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो डंपिंग का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड मार्केट जो होता है, विश्व बाजार जो होता है, उसमें कम कीमत पर उत्पाद बेचने की क्रिया, उसे क्या बोलते हैं? डंपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर। भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम लगभग कितनी है? कितनी है? $2200 के आसपास, सी आंसर। और भारत जो है ये कम मध्यम आय वाला देश है। ठीक है, तो ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर हमको देखने को मिलता है इंडिया। देखिए एक और क्वेश्चन है, मिक्स्ड इकोनॉमी में किस प्रकार का स्वामित्व होता है? मतलब ऑनरशिप किसकी होती है? क्या ओनली गवर्नमेंट की होती हैं, ओनली प्राइवेट की होती हैं, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों की होती हैं, या फिर नो ओनरशिप देखने को मिलती है? तो हमको बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दोनों की ओनरशिप हमको देखने को मिलती है। और भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो हमको देखने को मिलती है। भारत की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपको टेस्ट वाले सेक्शन में, अच्छे से आपको वो टेस्ट जो है वो लगाना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेक्टर्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप ऑफ सेक्टर्स की बात करें तो देखिए दो तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसमें हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को पढ़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है, निजी क्षेत्र जो होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। वहीं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी की बात करेंगे तो उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जो होता है वो क्या होता है, इसको पढ़ने वाले हैं। ओनरशिप के बेसिस पर दो पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। क्या होते हैं ये, इनको समझते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी एसेट में, कोई भी एसेट है उसमें गवर्नमेंट की इक्विटी या फिर शेयर होल्डिंग जो है वो 50% से ज़्यादा होती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट की इक्विटी या फिर शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में 50% से कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप कि SBI बैंक है। SBI बैंक में गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है लगभग 57% के आसपास है, तो 50% से ज़्यादा है, इसीलिए SBI जो है वो हम क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती है वो। आगे देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको हमको कवर करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन की। तो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप को पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन कहते हैं। नेशनलाइजेशन की कंडीशन में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन जो है वो किया गया था। ठीक है, समझ में आया आपको? वहीं अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? जब पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर्स को ट्रांसफ़र जो है वो किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जब गवर्नमेंट को कोई भी सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? डिसइन्वेस्टमेंट करती है। अब यहाँ पर एक टर्म हो रहा है डिसइन्वेस्टमेंट, इसको भी हम समझते हैं कि ये क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश। जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर में अपनी इक्विटी या फिर शेयर होल्डिंग को सेल करती है या फिर कम करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी? 1991 के फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट से हुई थी। इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत DIPM डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। DIPM का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। समझ में आया आपको? ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। आगे हम सेक्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो दूसरा हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के बेसिस पर हम 3 पार्ट में इसको समझ सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में नेचर से रिलेटेड वर्क जो है वो देखने को मिलते हैं। इसे एग्रीकल्चर सेक्टर और सपोर्टिंग सेक्टर भी कहते हैं। इस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी जॉब होती है उन्हें रेड कॉलर जॉब जो है वो कहा जाता है। समझ में आया आपको? सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क ये सब किए जाते हैं। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और इस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी जॉब होती है उसे ब्लू कॉलर जॉब जो है वो कहा जाता है। अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्शरी सेक्टर।
इस सेक्टर में सर्विसेज से रिलेटेड वर्क जो है वो किए जाते हैं। इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि क्रेजी जिगेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम क्या करते हैं, हम भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम किस में आ गए, टर्शरी सेक्टर में आ गए। ठीक है, तो सर्विसेज सेक्टर भी इसे कहा जाता है, टर्शरी सेक्टर को। इस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी जॉब होती है उसे व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इन तीनों सेक्टर का भारत की जो जीडीपी होती है, राष्ट्रीय आय होती है, उसमें कितना योगदान होता है। तो प्राइमरी सेक्टर का अप्रोक्सीमेट 16 से 17% जो है वो योगदान होता है, जो कि सबसे कम होता है। सेकेंडरी सेक्टर का 29 से 30% के आसपास योगदान होता है जीडीपी में, और टर्शरी सेक्टर का 53 से 54% सबसे हाईएस्ट योगदान देखने को मिलता है, ठीक है, भारत की जीडीपी में। इसके बाद हम बात करें कि इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो प्राइमरी सेक्टर का सबसे हाईएस्ट होता है 44 से 45%, सेकेंडरी सेक्टर का सबसे कम होता है 24 से 25% के आसपास, और टर्शरी सेक्टर का लगभग 30 से 31% का योगदान होता है एम्प्लॉयमेंट में। भारत की आज़ादी के टाइम सबसे ज़्यादा सर्वाधिक एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर से मिलता था, और इस टाइम हमारी कंट्री की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी प्राइमरी सेक्टर से मिलता था। किसी भी कंट्री के लिए एक कंडीशन को ज़रूर हमको समझना चाहिए। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में जो टर्शरी सेक्टर होता है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, और प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम होता है। समझ में आया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, आपको समझना आसान हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर की हम बात कर रहे थे, तो इसमें एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, फिश फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, मिल्क प्रोडक्शन, ये सारी एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, फूड प्रोसेसिंग, ये सब हमको देखने को मिलती है। वहीं टर्शरी सेक्टर में एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, बैंकिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिल्म एंड टेलीविज़न, होटल एंड रेस्टोरेंट, ये सारी एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है टर्शरी सेक्टर में। तो समझ में आया आपको? तो ये हमने सेक्टर को अच्छे से डिस्कस किया। सेक्टर से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्राइवेटाइजेशन का अर्थ क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, ट्रांसफरिंग पब्लिक सेक्टर प्रॉपर्टी टू द प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना। ठीक है, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कोशिश करिएगा आप इकोनॉमिक्स को इंग्लिश टर्म में पढ़ना स्टार्ट करें। सेकेंड क्वेश्चन है, प्राइवेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बेनिफिटिंग द प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र को लाभ देना ही प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है। अगला आता है, कौन से सेक्टर में रेड कॉलर जॉब जो है वो शामिल होती है? तो प्राइमरी सेक्टर की जॉब्स को क्या बोला जाता है? रेड कॉलर जॉब बोला जाता है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस सेक्टर में होता है? तो एम्प्लॉयमेंट में बात करें हम, तो प्राइमरी सेक्टर का सबसे अधिक योगदान होता है। प्राथमिक क्षेत्र कितना होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे, 44 से 45% के आसपास। हु कंट्रोल्स इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में किसका कंट्रोल जो है, नियंत्रण जो है वो देखने को मिलता है? तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल जो है वो देखने को मिलता है, सरकार और निजी दोनों। तो सी आंसर। इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि माना जाता है? तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कौन सी है इसमें? एग्रीकल्चर, सी आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसलिए मैंने आपको जो डिटेल बताई थी वो दिमाग में अच्छे से रखिएगा। किस इकोनॉमी में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है? तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर, बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर सरकारी हस्तक्षेप जो है वो नहीं देखने को मिलता है। जीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीडीपी का मुख्य उद्देश्य होता है किसी देश की समग्र आर्थिक गतिविधि का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो किसका होता है? टर्शरी सेक्टर का होता है। जीडीपी में योगदान सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर का होता है। इनमें से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो भारत के अंदर हमको मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो देखने को मिलती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे सेक्टर से रिलेटेड। देखिए, हम छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाते जा रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इस थ्योरी से। चलिए, अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स को, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमी, इसमें हम स्मॉल और इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ों को देखते हैं। इसमें हम इंडिविजुअल पीपल और स्मॉल ग्रुप जैसे कि फैमिली, शॉपकीपर और कंपनी के इकोनॉमिक डिसीजंस और नेचर को एनालिसिस करते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो कैसे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, सेल करते हैं और एक्सपेंस करते हैं। जैसे कि हम किसी फैमिली के एक्सपेंस और सेविंग की प्लानिंग करते हैं,
तो हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक रामू नाम का आदमी है, वो अपने घर के एक्सपेंस की प्लानिंग करता है, किस चीज़ पर कितना एक्सपेंस करना होता है, कितनी सेविंग करना होती है, ये सब जो होता है ये माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत हम करते हैं। इसके अंतर्गत कुछ इकोनॉमिक्स टर्म्स हमको देखने को मिलती है, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, मार्केट, प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमी के अंदर हमको देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी की। मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट होता है जो ओवरऑल इकोनॉमी की स्टडी करता है। इसमें ओवरऑल कंट्री और लार्ज यूनिट की इकोनॉमी एक्टिविटी का एनालिसिस किया जाता है। देखिए, जब कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट कंट्री की इकोनॉमी के लिए बजट को प्रिपेयर करती हैं तो वे मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करती हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट यह तय करती है कि कंट्री का पैसा कहाँ पर खर्च करना है, जैसे कि रोड का फॉर्मेशन करना है, रोड बनाना है, स्कूल और हॉस्पिटल बनाना है, तो वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ किया जाता है। इसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स जो है वो हमको देखने को मिलती है, जैसे कि नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन, महंगाई दर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम। ये सारी टर्म जो है वो मैक्रो इकोनॉमी का ही हिस्सा होती हैं। समझ में आया आपको? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। माइक्रो और मैक्रो शब्द जो है नॉर्वे के एक इकोनॉमिक्स्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, रैग्नर फ्रिश, उन्होंने ही ये शब्द जो है वो दिए थे। फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी एक बुक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में इन्होंने बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में भी एडम स्मिथ को जाना जाता है। अगर हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो वो किसे कहा जाता है? जॉन मेनॉर्ड कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनकी बुक भी है, बहुत ही फेमस है वो भी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में बुक आई थी इनकी। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? जॉन मेनॉर्ड कीन्स को। चलिए, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा हम वो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इनमें से किसे अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में किसे जाना जाता है? एडम स्मिथ को। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य उदाहरण क्या है? नेशनल इनकम है क्या? इन्फ्लेशन है क्या? प्लानिंग ऑफ फैमिली एक्सपेंस एंड सेविंग, या फिर गवर्नमेंट बजट? तो हमने डिस्कस किया था कुछ टर्म इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमी के अंदर, प्लानिंग ऑफ अ फैमिली एक्सपेंस एंड सेविंग। ठीक है, सी आंसर। जबकि नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट बजट, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सभी जो है वो मैक्रो इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा यहाँ पर लेक्चर 1 जो है इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अच्छे से डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ा और मैंने आपको साथ साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए। आपको क्या करना है, टॉपिक अच्छे से देख लिया, इसका आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, बार बार उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। कभी भी आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।